नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या परिदृश्य, पॉपुलेशन प्रोफाइल इन इंडिया। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको समय समय पर और जानकारी मिलती रहे। इस टॉपिक पे डिटेल में जानकारी करने के लिए बहुत सारी ऐसे बुक्स हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है, जैसे समकालीन भारतीय समाज, ये नदीम हसनैन साहब की पुस्तक है। इसके अलावा जो सेंसस ऑफ इंडिया जो समय समय पर रिलीज होती है हर 10-10 साल में, उसका अवलोकन किया जा सकता है। बात आती है जनसंख्या का अध्ययन जरूरी क्यों है। अगर हम यहाँ देखें, किसी बड़े परिवार की बात करें या छोटे परिवार की बात करें, जब तक कि परिवार के मुखिया को, जब तक कि एक क्षेत्र के हेड को ये ना पता रहे कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं, हमारे यहाँ कितने लोग किस किस एज के हैं, कितनों को क्या क्या स्थिति उनकी है, तब तक हम उनके बारे में कोई बात सोच नहीं सकते। वही बात हमारे देश के लिए या किसी भी देश के लिए है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही अनेक राजा जनसंख्या का इस सेंसस कराते रहे हैं, अर्थात जनसंख्या के बारे में गणना कराते रहे हैं, जिससे उनको ये पता चले कि उनके देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इससे सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि एक संख्या पता चलती है। संख्या के आधार पर कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, ये सारी जानकारी मिलती है, जिससे पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। अगर देश के जनसंख्या का सही दृश्य ना पता चले तो पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल है। पॉलिसी बनाने के लिए पता तो होना चाहिए। अच्छा, एक परिवार में चलो फिर भी जानकारी रहती है, परिवार छोटा होता है, लेकिन देश तो बहुत बड़ा होता है। देश में 1-2 हज़ार व्यक्ति नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों होते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 1871 में 21.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या बताई जाती है, जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से यहाँ पर 121 करोड़ जनसंख्या, और वर्तमान में जब 2021 में जनगणना होगी तो उस समय ये पॉपुलेशन बढ़ के 130 को भी पार कर सकती है। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का ये परिदृश्य हमको इसीलिए जानना है ताकि हम पॉलिसी बना सकें। कौन सी जनसंख्या ज़्यादा है, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है, इसके लिए जरूर जानने का प्रयास किया जाता है। और यही कारण है कि जनसंख्या परिदृश्य के लिए जानने के लिए हर 10-10 साल बाद भारत सरकार या विभिन्न देशों की सरकारें जो अपने हिसाब से जनसंख्या की गणना करवाती हैं, और भारत में ये जनगणना एक व्यवस्थित रूप में 1901 से हर 10-10 साल में हो रही है। हालांकि उससे पहले भी, जैसे कि मैंने कहा, अभी 1871 में भी हुआ, लेकिन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हर 10-10 साल में ये जनगणना होती है, जिसके जरिए ये जानने का प्रयास किया जाता है। इसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करें। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो हम देखते हैं कि भारत जैसा देश या चाइना जैसा देश, जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि काफ़ी दिखाई पड़ती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में चाइना में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ भारत में भी प्रयास किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए ताकि व्यक्ति अधिक संतानों को उत्पन्न ना करे, क्योंकि भारत में तेजी से जनसंख्या वृद्धि देखने में आती है। अगर हम इसमें डाटा की तरफ ध्यान दें तो 1901 में हमारे देश में 23.6 करोड़ जनसंख्या दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ 1911 में 24.9 करोड़, 1921 में 24.8 करोड़, 1931 में 27.6 करोड़। यानी हम यहाँ पर देखते हैं लगातार ये जनसंख्या बढ़ रही है। और 51 में 36 करोड़, 51 से 61 में 43 करोड़, फिर 54 करोड़, 68 करोड़, 84 करोड़, 102 करोड़, और 2011 में 121 करोड़ की जनसंख्या। अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो लगातार ये परसेंटेज
1931 में 11% 10 की वृद्धि थी, जो बढ़ के फिर 14 हो गई, फिर 13, 21। खासकर 1961 में 10 की वृद्धि 21.5 करोड़ और उसके साथ 71 में 24.8 करोड़, यानी लगातार हम देखते रहे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जिस पे थोड़ा हद तक 2001 की जो 10 की वृद्धि थी वो 21.34 थी, लेकिन 2011 की 17.64 थी। इससे ये लगता है पता कि थोड़ा सा कंट्रोल भारत सरकार द्वारा किया गया और जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाने का प्रयास किया गया। यानी जनसंख्या वृद्धि से सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे पास, हम ये जानते हैं कि साधन सीमित होते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकता है। उत्पादन एक तरह से 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या वृद्धि 2 की 4 होती, 4 की 16 होती, 16 की 2 56 हो सकती, यानी ज्यामितीय आधार पर, वो बीजगणितीय आधार पर। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं, एक तरह से जनसंख्या के तेजी से बढ़ने से हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, और यही कारण है कि जनगणना के जरिए हमको ये चीज़ पता चलती है कि किस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो उससे हम एक पॉलिसी बना के ये तय कर लेते हैं जिससे कि हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकें। और भारत में एक बहुत बड़ी समस्या दिखाई देती थी, अब उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको निरंतर कंट्रोल करते रहते हैं। ये तो एक जनसंख्या वृद्धि का दृष्टिकोण था। अब अगर हम बात करें, भारत गांव का देश रहा है। भारत में ज़्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती थी। अब धीरे धीरे भारत भी शहरी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम कहें आज भी हमारे देश में ज़्यादातर ग्रामीण जनसंख्या ही दिखाई पड़ती है। भारत की अगर जनगणना ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र की बात करें तो 1901 में ग्रामीण जनसंख्या थी 21.3 करोड़ और नगरीय जनसंख्या थी 2.6 करोड़, जो 1911 में 22.6 करोड़ हो गई और नगरीय 2.6 करोड़ रह गई। यानी अगर हम 1901 की बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या 89.2% थी और नगरीय जनसंख्या 10.8% थी। 1951 में 29.9 करोड़ जनसंख्या थी और 6.2 करोड़ नगरीय थी। यानी परसेंटेज के हिसाब से 1951 आते आते ये परसेंटेज जो 82.7% एक तरह से ग्रामीण था और 17.3% नगरीय था। यानी एक तरह से कुछ कमी आई ग्रामीण जनसंख्या में, और यही परसेंटेज 1991 में 62.9 करोड़ जनसंख्या भारत की थी और 21.8 करोड़ नगरीय जनसंख्या थी, और जो कि 74.3% ग्रामीण क्षेत्र की और 25.7% नगरीय क्षेत्र की। 2011 का डाटा हमारे पास आता है तो 83.3 करोड़ जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्र की और 37.7% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र की। इस तरह से अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 68.8% हम ग्रामीण थे 2011 में और 31.2% हम नगरीय थे। यानी हम कह सकते हैं जो परसेंटेज ग्रामीण का 1901 में 89.2 था वो घट के 68.8 हो गया। जो परसेंटेज नगरीय जनसंख्या का 10.8 था वो 31.2 हो गया। यानी हम शहरी होते जा रहे हैं, हम नगरीय होते जा रहे हैं। हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हमारे अनेक क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कन्वर्ट हो रहे हैं शहरी क्षेत्रों में। यानी तेजी से ये बातें हमको पता कैसे चली? जनसंख्या के अध्ययन से, जनसंख्या का सर्वेक्षण करके, ताकि हम उनके बारे में कुछ पॉलिसी बना सके। हमारा मेन फोकस, अगर हम शुरुआत की बात करें तो हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं भारत में चलती थी, उन पंचवर्षीय योजनाओं में मेनली फोकस हमारा किस पे था? ग्रामीण डेवलपमेंट पे। लेकिन आज हमको ज़रूरत है शहरी डेवलपमेंट के लिए, शहरी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। यानी परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। यानी 2011 के डाटा ये कहते हैं 31.2%, जो कि हो सकता है 2021 में ये परसेंटेज इससे काफ़ी अधिक हो। यानी 35% से भी अधिक हो सकता है। जब डाटा हमारे पास आएगा 2021 का तो उसमें हमारे सामने ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यानी एक तरह से कहा जाए कि लगातार परसेंटेज हमारा शहरी क्षेत्र का बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे 2011
के जो डाटा है उस डाटा में हमारे पास करीब 46 ऐसे शहर रहे हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक रही है। जो परसेंटेज पहले कम था वो परसेंटेज बढ़ के, यानी हमारे जब हम 10 लाख की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 10 लाख की पॉपुलेशन का मतलब महानगर, क्योंकि हमारा मानना है कि भारत में 10 लाख की पॉपुलेशन वाले को हम महानगर की श्रेणी में कह सकते हैं। यानी एक तरह से कहा जाए महानगरों में वो चीज़ आते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिन क्षेत्रों में क्या कहते हैं 1 लाख पॉपुलेशन होती है उनको हम नगर कहते हैं। ऐसी संख्या लगातार बढ़ रही है, जो संख्या पहले कम थी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दूसरा बिंदु अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। जनसंख्या घनत्व क्या है? एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत में ये जनसंख्या घनत्व कुछ बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सामान्य रूप से अगर पूरे देश की बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व 1921 में 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जनसंख्या घनत्व 1921 में था, जो बढ़ के फिर 31 में 90 हो गया, 41 में 103 हो गया, 51 में 117 हो गया, यानी लगातार बढ़ता रहा और 2001 में 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी एक तरह से देखा जाए हमारे देश की जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ता गया, क्योंकि क्षेत्र तो बढ़ेगा नहीं ना, क्षेत्र तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो एक ही किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, जिसके कारण अनेक तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स देश को फेस करनी पड़ती है। यानी विश्व के स्तर पर हमारी जो भूमि है वो केवल 2.4% है। 2.4% यहाँ पर हमारे पर भूमि है, जबकि देखा जाए 17.6% जनसंख्या निवास करती है भारत में, यानी 2011 के आधार पर। यानी 17% लोग 2% क्षेत्र में रहते हैं। इससे पता चलता है कि भारत की स्थिति काफ़ी शोचनीय है। अगर हम यहाँ पर विभिन्न राज्यों के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो विभिन्न राज्यों की जनसंख्या घनत्व में दिल्ली नंबर 1 पे है। दिल्ली का जो डाटा है हमारे पास, वो डाटा ये कहता है कि 11,297 जनसंख्या घनत्व 2011 में था, जो कि 2001 में 9,340 था। अगर हम बड़े शहरों में चंडीगढ़ की बात करते हैं तो 9,252 जनसंख्या घनत्व था चंडीगढ़ का। पश्चिम बंगाल का 1,029, केरल का 859। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, उसमें उत्तर प्रदेश 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के जनसंख्या घनत्व से काफ़ी अधिक है। यानी हमने बताया था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का है और उत्तर प्रदेश का 828 है। दादर नगर हवेली 698, हरियाणा 573, पंजाब 550, असम 397, महाराष्ट्र, जहाँ पर इस समय महामारी का संकट बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है, जिसका कारण है कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी काफ़ी अधिक है। विशेष रूप से मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में ये कोरोना का संकट ज़्यादा होने का कारण ये है कि बहुत सारे लोग एक जगह ही रहते हैं। खासकर वहाँ पर धारावी इलाका है, जिसके कारण वहाँ पर सब झुग्गी झोपड़ियों में स्लम एरिया है, वहाँ पर तमाम तरह की समस्या है। तो महाराष्ट्र इसमें जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति दिखाई पड़ी है। वहाँ पर महाराष्ट्र में 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में यहाँ 13 था और अब वहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत के संदर्भ में विभिन्न राज्यों की बात करें तो हमको अरुणाचल प्रदेश दिखाई पड़ता है। इस तरह से ये जो डाटा हमारे सामने आता है, इस डाटा से पता चलता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। इस तरह से विभिन्न राज्यों का जनसंख्या घनत्व भी लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद अगर बात आती है भारत में जन्म दर और मृत्यु दर। भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही स्थिति में बहुत अच्छा नहीं है। जन्म दर भी बहुत अधिक है और मृत्यु दर भी बहुत अधिक। हालांकि पिछले कुछ सालों में, पिछले 30-40 सालों में हमने इम्प्रूवमेंट किया है चिकित्सा सेवाओं में, जिसके कारण जन्म दर को भी कंट्रोल किया है, मृत्यु दर को भी कंट्रोल किया है। क्योंकि शुरुआत में भारत के
समाज में भारत भारत जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी उसमें ये माना जाता था कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको आने दो, जिसके कारण लगातार जनसंख्या बढ़ती रही। लेकिन अनेक तरह की बीमारियां, चूँकि चिकित्सा की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं थी, जन्म भी बहुत ज़्यादा होते थे क्योंकि किसी तरह की रोक नहीं थी, परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन परिवार नियोजन कार्यक्रम आने से जनसंख्या की जन्म दर तो कम की गई, लेकिन मृत्यु दर कंट्रोल नहीं हो पाई काफ़ी दिनों तक। लेकिन जैसे जैसे चिकित्सा की सुविधाएं डेवलप हुई, वैसे वैसे मृत्यु दर पे भी कंट्रोल किया गया। अगर हम 1911 की बात करें तो जन्म दर थी 49.2 प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन मृत्यु दर भी 42.6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पर प्रति वर्ग हजार किलोमीटर नहीं, हम जो किलोमीटर कह रहे हैं, किलोमीटर नहीं, हजार। यहाँ पर 1911 में 49.2 व्यक्ति हजार और इसी तरह 42.6 प्रति हजार। ये डाटा हमारा 1911 में था। 1921 में 48.1, 1921 में मृत्यु दर 47.2। यानी हम यहाँ देखते हैं कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग आसपास ही दिखाई पड़ती थी। 1931 में 46.4 व्यक्ति जन्म दर थी और 1931 में 36.6 व्यक्ति ये थी मृत्यु दर। लगातार बढ़ते बढ़ते 1951 में ये 39.91 हुई और 1951 में यहाँ पर 27.4। यानी एक तरह से लगातार हमने इसको कंट्रोल किया। 1981 में 33.3 व्यक्ति प्रति हजार थी, जबकि मृत्यु दर थी एक तरह से 12.5। 2001 में 22.5 और 2001 में 8.7। यानी एक तरह से हमने मृत्यु दर पे बहुत अधिक कंट्रोल किया। जन्म दर पे कंट्रोल थोड़ा धीरे धीरे हुआ, लेकिन मृत्यु दर पे कंट्रोल इसलिए हो गया हमारे यहाँ चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी, जिससे हमने इस चीज़ को कंट्रोल किया। 2011 का डाटा कहता है 20.2 व्यक्ति प्रति हजार और इसको साथ साथ 2011 में जो मृत्यु दर थी 7.4 व्यक्ति प्रति हजार। यानी एक तरह से ये चीज़ हमको दिखाई पड़ती है कि ये डाटा हमको दिखाई पड़ता है कि लगातार हमने इसको कंट्रोल किया। अगर हम इसके बाद ही बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की, यानी जन्म दर और मृत्यु दर को हमने समय के साथ साथ इसको कंट्रोल किया और निकट समय में ये चीज़ धीरे धीरे हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, जन्म दर और मृत्यु दर को। शुरुआत में इसमें भारत सरकार द्वारा इस तरह के प्रोत्साहन भी दिया जाता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ कम बच्चे पैदा करेगा तो उसको एक तरह का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। और यही कारण है कि काफ़ी जो सरकारी नौकरियों में थे उन लोगों ने इसको माना और इस चीज़ को लागू किया। इसी तरह से लगातार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ी, जिससे लोगों ने इस चीज़ पे अमल किया और उसका रिजल्ट निकला। इसके साथ साथ हम जीवन प्रत्याशा की बात करें। जीवन प्रत्याशा बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है। लगातार हम देख रहे थे कि जो एज है ज़्यादा जीने की, वो एज लगातार कम हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ 10-20 सालों में जीवन प्रत्याशा अधिक बढ़ी है। अब वो उसका अब व्यक्ति ज़्यादा दिनों तक जीवित रहता है, क्योंकि चिकित्सा की सुविधाओं के कारण, तमाम तरह की सुविधाओं के कारण, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि आज एज ज़्यादा बढ़ रही है। और यही कारण है कि जीवन प्रत्याशा का जो दृष्टिकोण है भारत में भी कुछ सुधरा है। इसके साथ साथ लिंग अनुपात की बात करें। लिंग अनुपात भारत के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर पुत्र प्राप्ति की तरफ अग्रसर रहा है। पुत्र की कामना ज़्यादातर रही है, पुत्री की कामना उतनी नहीं रही है, जिसके कारण अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती रही हैं। 1951 में हम प्रति हजार स्त्रियों पर 1057 पुरुष थे, यानी 1000 स्त्रियां 1057 पुरुष। 1961 में 1063 प्रति हजार स्त्रियों पर 1063 पुरुष थे। 1971 में 1075 पुरुष 1000 स्त्रियां। 1981 में 1069 हम कहते हैं प्रति हजार स्त्रियों पर थे। 2001 में 1067 पुरुष और 1000 स्त्रियां और 2011 में 1064 पुरुष 1000 स्त्रियां। यानी लगातार हम देख रहे हैं ये परसेंटेज
बढ़ रहा है। यानी जो गैप बढ़ रहा है, स्त्रियों की संख्या कम हो रही है, पुरुषों की संख्या बढ़ रही है। इसके कारण अनेक तरह की समस्या हो रही है, डिसबैलेंस मतलब बैलेंस बिगड़ रहा है। यही कारण कि भारत में एक बात ये दिखाई पड़ रही है, खासकर हम बात करते हैं राजस्थान की, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, बिहार की, इन राज्यों में लिंग अनुपात के कारण अनेक तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। अगर लिंग अनुपात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 908 प्रति हजार पुरुषों पर दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र में 946, बिहार में 916, पश्चिम बंगाल में 947, आंध्र प्रदेश में 992। यानी लगातार हम राजस्थान में 926, कर्नाटक में 968, और केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है, 1084। यानी 1000 पर 1084 है। यानी केरल की स्थिति में कुछ सुधार है। जबकि हम बात करते हैं दमन दीव की 618 है, दादर नगर हवेली 775 है, लक्षद्वीप 946 है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लिंग अनुपात काफ़ी डिफरेंस लिए हुए हैं। अगर हम बड़े शहरों की बात करें तो मुंबई जैसा इलाका, वहाँ पर 852 स्त्रियाँ हैं 1000 पुरुषों पर। दिल्ली में 875 हैं, बेंगलुरु में 914 हैं, हैदराबाद में 945 हैं, अहमदाबाद में 897 है, लखनऊ में 915 है, कानपुर में 842 है। यानी लगातार हम देख रहे हैं कि ये लिंग अनुपात हमको दिखाई पड़ता है। ऐसा दृष्टिकोण जिससे हम कह सकते हैं कि लगातार पढ़े लिखे समाज में भी ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो कि उचित नहीं है। हालांकि इसके लिए अनेक तरह के आंदोलन चल रहे हैं, अनेक तरह की बातें चल रही हैं, प्रयास किया जा रहा है, एनजीओ द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि इस लिंग अनुपात को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि निकट भविष्य में अगर ये ऐसा होता रहा तो बहुत से लोग मैरिज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़के लड़कियां की संख्या बराबर नहीं होगी, लगातार कम होती रहेगी, तो कुछ समय बाद मैरिज सिस्टम धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि पुरुषों के लिए लड़कियां नहीं रहेंगी। लेकिन बावजूद उसके पढ़ा लिखा समाज भी आज भी उस चीज़ को देख रहा है, कर रहा है, और वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है, लेकिन जब बात आती है तब वो कहता है पुत्र होना चाहिए। और हालांकि भारत सरकार द्वारा लिंग अनुपात को बैलेंस करने के लिए ये भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग गर्भधारण के समय डॉक्टर से पता कर लेते हैं कि पुत्र है पुत्री, और उस स्थिति में कन्या भ्रूण हत्या भी हो रही है। लेकिन उसके लिए उन्होंने भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, इस तरह का कोई प्रयास करता है तो उसको सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी, दंड दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी लोग कन्या भ्रूण हत्या में शामिल हो रहे हैं छिपे तौर पर। इसके बाद साक्षरता, अगर हम साक्षरता की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट, किसी भी देश का लिटरेसी रेट से वहाँ की वास्तविकता पता चलती है। ये पता चलता है कि यहाँ पर कितनी प्रगति हुई है। पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ा है, जिसके कारण पता चलता है भारत डेवलप हो रहा है, भारत विकसित हो रहा है। यानी भारत में जो साक्षरता की दर है लगातार बढ़ रही है। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो 1951 में जो लिटरेसी रेट था 18.33 था। 1951 के बाद 61 में 28.30 हुआ, 71 में 34.45 हुआ, 81 में 43.57 हुआ, और 1991 में 52.21 हो गया, 2001 में 65.38 और 2011 74.04। यानी एक तरह से देखा जाए कि लगातार हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है। लेकिन साथ में लिटरेसी रेट तो बढ़ा है, लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं पुरुषों की तुलना में स्त्रियां का लिटरेसी रेट बहुत अधिक नहीं है। वो ठीक है, जब हमारा हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता है, 10th का रिजल्ट निकलता है, 12th का रिजल्ट निकलता है, तो हम कहते हैं लड़कियों ने बाजी मारी। लेकिन बाजी जरूर मारी, लेकिन टोटल संख्या अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज तो अधिक है, लेकिन टोटल लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या में हमको अंतर दिखाई पड़ता है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है। यानी 2011 का जो डाटा कहता है 82.14% पुरुष का लिटरेसी रेट है और स्त्रियों का है 65.46। ये सारे डाटा जो सेंसस है 2011 की, उसके आधार पर हम बता रहे हैं। यानी 82.14% जो हमारा है पुरुषों का और 65.46 है महिलाओं का। ये परसेंटेज का डिफरेंसेस है,
जिसके कारण हम कह सकते हैं कि आज भी महिलाएं कम पढ़ रही हैं। वृद्धि हो रही है, लगातार स्कूल कॉलेजों में उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन टोटल के आधार पर आज भी हमको कम परसेंट दिखाई देता है। लेकिन निकट भविष्य में इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और होता रहेगा। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो लिटरेसी रेट है 69.72 है, महाराष्ट्र में 82.91 है, बिहार में 63.82 है, पश्चिम बंगाल में 77.08, आंध्र प्रदेश में 67.66 है और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं 70.83 है, तमिलनाडु में 80.33 है। केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 93.91। इस तरह से हम कह सकते हैं कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश 83.78 है। यानी अनेक प्रदेशों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन केरल उसमें नंबर 1 है। केरल में ये लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ा है। अगर मुख्य शहरों की बात करें तो मुंबई का लिटरेसी रेट है 90.28, दिल्ली का 87.60, बेंगलुरु का 89.59, हैदराबाद का 82.96। यानी लगातार हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों का लिटरेसी रेट अधिक है। नागपुर का लिटरेसी रेट 93.13। यानी इस आधार पर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, भारत साक्षर हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं बड़े बड़े शहरों के स्लम एरियाज़ की तो वहाँ पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे अनपढ़ हैं जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता, वो अंगूठा लगाते हैं। ये सोचनीय विषय है। खासकर विभिन्न डिग्री कॉलेजेस में जो राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक होते हैं वो जब सर्वे करने जाते हैं स्लम एरियाज़ में तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे पाए जाते हैं जो इलिटरेट हैं। शहरों के अंदर स्लम एरियो में अनपढ़ व्यक्ति आज भी हैं। समाज को, सभ्य समाज को, पढ़े लिखे समाज को आज इस तरफ आगे आना होगा। लिटरेसी रेट, ये सारी बातें हमको सर्वे के जरिए पता चलती है। बहुत सारी समस्याएं ये भी है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें नहीं बताते, बहुत सारी जानकारी नहीं देते, जिसके कारण सरकार को पॉलिसी बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन जब हमारे वर्कर्स, खासकर जो सर्वे करने वाले हैं, चाहे वो NGOs हों या भारत सरकार के एम्प्लॉयज़ हों, वास्तविक रूप से सर्वे करेंगे तो निश्चित सही दृश्य सामने आएगा और उस आधार पर पॉलिसी बनाकर उस कमी को दूर किया जा सकता है। क्योंकि सरकार कोई चमत्कार तो नहीं करेगी ना, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगी, साइंटिफिक दृष्टिकोण से चलेगी। ये कोई ऐसा अस्त्र नहीं है जिससे, या ऐसा जादू नहीं है कि एकदम से सरकार कर दे। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप ही काम करना पड़ेगा। इसी में एक बिंदु आता है धर्म। जब हम बात करते हैं सर्वेक्षण की, जब बात करते हैं जनगणना सर्वेक्षण की, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बिंदु धर्म भी आता है। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी। यानी भारत अनेक धर्मों का देश रहा है। काफ़ी दिनों से ये मांग की जाती है धर्म के आधार पर भी कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि हिंदू का जो परसेंटेज 1971 में था 82.12, 1981 में 82.63, लेकिन 1991 में 82.41 हुआ और 2001 में 80.45। यानी लगातार परसेंटेज हम देखते हैं हिंदुओं का कम हुआ है। इस तरह मुस्लिम्स का 11.20, फिर 1981 में 11.36, फिर 1991 में 11.67 और 2001 में 13.4%। लेकिन मुस्लिम्स का परसेंटेज लगातार बढ़ा है। अगर हम ईसाई की बात करें 2.59, 1971 में, 81 में 2.43 और 1991 में 2.32 और 2001 में 2.3। सिख का 1.89, 81 में 1.96, 91 में 1.99 और 2001 में 1.9। बौद्ध का 0.71, 81 में 0.71 और 91 में 0.77 और 0.8 2001 में। हम यह देखते हैं कि विशेष रूप से अगर हम हिंदू और मुस्लिम्स की बात करते हैं तो ये परसेंटेज, हिंदू का परसेंटेज लगातार कम हो रहा है जबकि मुस्लिम्स का परसेंटेज बढ़ रहा है। यही बात अगर हम खासकर कुछ राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 89.0% हमको दिखाई पड़ते हैं। ये डाटा 2001 का डाटा दिखाई पड़ता है जिसमें 89.0% हिंदू और 9.2% मुस्लिम्स दिखाई पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 34.6% हिंदू और 1.9%
मुस्लिम्स दिखाई पड़ते हैं। ईसाई का परसेंटेज वहाँ पर बढ़ा हुआ है। इस तरह से अगर हम आसाम की बात करते हैं तो 64.9 और 30.9% मुस्लिम्स हैं। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 95.4% हिंदू और 2.0% मुस्लिम्स दिखाई पड़ते हैं। यानी ये डाटा हमको विभिन्न प्रदेशों का जो दिखाई पड़ता है उसमें मुस्लिम ज़्यादातर हिंदू का परसेंटेज अधिक है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 80.6% यहाँ पर हिंदू और 18.5% मुस्लिम्स हैं। इन उस आधार पर मुस्लिम्स का परसेंटेज दूसरे प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर अच्छा है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जो वर्तमान समय में संघीय राज्य के रूप में भी डेवलप हो गया है। जो पहला 2001 का डाटा हमारे पास है उपलब्ध, जिसमें 29.6% वहाँ पर हिंदू और 67% वहाँ मुस्लिम्स दिखाई पड़ते हैं। यानी ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुस्लिम्स का परसेंटेज हमारे राज्यों में कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहाँ पर मुस्लिम का परसेंटेज ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर भारत में एक हिंदू धर्म बहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम सेकंड नंबर पे है। हालांकि कुछ राज्य के लोग या कुछ राज्य के लोग विशेष रूप से मुस्लिम्स इस बात को लेकर थोड़ा सा हीनता की भावना कहते हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पर सभी धर्म के लोगों का पूरा सम्मान किया जाता है। तो परसेंटेज के आधार पर भले ही कम हो, लेकिन सबको समान अधिकार प्राप्त है। एक बिंदु आता है भाषा। चूंकि भारत में अनेक भाषाओं को संविधान ने मान्यता दे रखी है। वैसे किस भाषाओं को मान्यता दे रखी है, इस आधार पर यहाँ पर अनेक भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा भी हुआ है। लेकिन साथ साथ भारत सरकार ने ऐसा भी प्रयास किया कि विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में विभिन्न भाषा केंद्र खोले हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक भाषा सीख सकता है। चूंकि एक पॉलिसी ये रही है कि प्रत्येक व्यक्ति 3 भाषाएं सीखे, एक तो अपनी मातृभाषा, साथ में एक इंटरनेशनल भाषा इंग्लिश, और साथ में एक कोई राज्य की भाषा जो उसको पसंद हो। ये भाषा विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में फ्री सिखाई जाती है, कोई भी ग्रेजुएट इसमें सीख सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 1652 तरह की बोलियां भी हैं। विशेष रूप से संविधान में 22 भाषाओं को जिसमें मान्यता मिली हुई है, जिसमें हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़, मलयालम है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी, उड़िया, असमी, कश्मीरी, संस्कृत, सिंधी, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। विशेष रूप से अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हिंदी का परसेंटेज 38.71% 1981 में था। 2001 में 41.03% हुआ। यानी हिंदी बोलने वाले भारत में सबसे ज़्यादा हैं, 41%। बांग्ला बोलने वाले 2001 में 8.11%, तेलुगु वाले 7.19%। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मराठी की 6.99%, और जो हमारा डाटा उड़िया का 3.21%, मलयालम का 3.21%, कन्नड़ का 3.69%, उर्दू बोलने वाले भी यहाँ पर 5% लोग निवास करते हैं। इस तरह से देखा जाए तो भाषा के आधार पर यहाँ पर अनेक भाषा के बोलने वाले लोग हैं, जिसमें हिंदी नंबर 1 पे है, बाकी अन्य कम परसेंटेज पे हैं। इसके बाद बात आती है, हम यहाँ पर भारत की बात करते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात करते हैं। भारत में अनेक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसका कारण ये है कि इनको जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि काफ़ी दिनों तक अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग की दशा शोचनीय थी, जिसके कारण वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे थे। भारत सरकार ने रिजर्वेशन पॉलिसी लागू करने के पश्चात अब उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। समाज के लोग उनको स्थान दे रहे हैं। सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से उनकी स्थिति में सुधार दिखाई पड़ता है। अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें, अनुसूचित जाति के परसेंटेज की बात करें, तो ये परसेंटेज 20.13 2011 में करोड़ था। परसेंटेज के हिसाब से 16.6%। ग्रामीण क्षेत्र में ये परसेंटेज 15.38 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 4.75 करोड़ जनसंख्या थी। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो परसेंटेज था वो परसेंटेज एक तरह से ज़्यादा दिखाई पड़ता है और शहरी क्षेत्र में कम दिखाई पड़ता है। इससे अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल जनसंख्या 10.42 करोड़ थी और परसेंटेज 8.6% था। इसी तरह से ग्रामीण जनसंख्या में 9.38 करोड़ अनुसूचित जनजाति का और 1.04
शहरी क्षेत्र में जनजाति का दिखाई पड़ता है। हालांकि जनजाति की जब बात करते हैं, जनजाति एक निश्चित भूभाग में रहने वाला वैसा समूह है जो वहीं पर रहकर अपना निवास करता है, लेकिन जनजाति काफ़ी लोग शहरी क्षेत्र में के रूप में भी डेवलप हुए हैं। भारत सरकार के प्रयासों के जरिए उनका क्षेत्र का डेवलपमेंट किया। अगर हम बात करें नागालैंड की, नागालैंड का काफ़ी बड़ा क्षेत्र जिसमें नागा ट्राइब के लोग रहते थे, वो अब काफ़ी हद तक शहरी क्षेत्र हो गया है। जंगलों का कटान करके उनके रूप को चेंज करने का प्रयास किया गया है, जिससे वहाँ पर शहरी क्षेत्र काफ़ी डेवलप हो गया है। अगर हम राज्यों की बात करें तो इसमें हमारा जो परसेंटेज दिखाई पड़ता है अनुसूचित जात का, आंध्र प्रदेश में 6.9% हमको दिखाई पड़ते हैं और छत्तीसगढ़ में 8.2 दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जात की, तो अनुसूचित जात का जो परसेंटेज है पश्चिम बंगाल में 10.7% है। इस तरह से महाराष्ट्र में 6.6% दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जनजाति का जो परसेंटेज है विभिन्न राज्यों में बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ राज्य में, जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, हम झारखंड की बात करते हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के साथ साथ हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, इसके साथ साथ हम उड़ीसा की बात करते हैं। इनमें परसेंटेज दूसरे राज्यों की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इस समय अगर हम उड़ीसा की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर परसेंटेज, छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करते हैं, वहाँ परसेंटेज जनजातियों के लोग का ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसलिए कुछ राज्यों को जो जनसंख्या जनजाति की ज़्यादा है तो उनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, अर्थात विशेष पॉलिसी भारत सरकार द्वारा की जाती है जिसके तहत उनको सुविधाएं दी जाती हैं। इस तरह से भारत में ये परसेंटेज जानकर उनके इम्प्रूवमेंट का प्रयास किया जाता है। अगर हम आयु संरचना की बात करें तो आयु संरचना के आधार पर भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। अगर हम बात भारत के संदर्भ में करते हैं तो भारत में जो डाटा कहता है 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं 41% हैं, 15 से 54 साल के 17% है और उससे ऊपर के 7.9% है। अर्थात कार्यशील जनसंख्या यहाँ 27.07% है। यानी ये डाटा ये कहता है कि निकट भविष्य में हमारे पास एक कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहेगी। इस आधार पर भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक एक्टिव राष्ट्र के रूप में आ सकता है अगर उसका नेतृत्व करने वाला, उनको सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति रहे। जैसा कि वर्तमान समय में वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी जो सकारात्मक रूप में लेके चल रहे हैं, वो एक नई दिशाएं दिखाएंगे खासकर युवाओं को, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा हैं दूसरे देशों की तुलना में। यहाँ पर जो कार्यशील जनसंख्या है उसका परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा 14 वर्ष, ये डाटा थोड़ा सा 2011 के आसपास का है, 2011 की रिपोर्ट के आधार पर है, लेकिन आज हम कह सकते हैं ये परसेंटेज एक्टिव युवा हमारे देश में विद्यमान है। इस तरह से जनसंख्या परिदृश्य भारत का इस रूप में रहा है। निकट समय में बहुत सारे ऐसे बिंदु जो जनसंख्या परिदृश्य में जुड़ सकते हैं, जिसके कारण हमको भारत की वास्तविक स्थिति और अधिक सकारात्मक रूप में सामने आएगी और हम बहुत अच्छी ढंग से उसके आधार पर पॉलिसी बना सकेंगे और एक ऐसा राष्ट्र बना सकेंगे जो विश्व